नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 12 अक्टूबर सन 2023। आइए सबसे पहले एक नजर डालते दिन भर की सुर्खियों पर। हरियाणा सीएम ऑफिस के दखल से नाराज हुए अनिल विज, स्वास्थ्य मंत्री ने विभाग की फाइलें रोककर काम किया बंद। मोदी सरकार देगी छोटे किसानों को बड़ा तोहफा, पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को मिल सकते हैं 8,000 रुपए। हरियाणा ग्रुप डी सीईटी में होगा नॉर्मलाइजेशन। हरियाणा एसएससी ने नॉर्मलाइजेशन फार्मूला को लेकर जारी किया सार्वजनिक नोटिस। हरियाणा कैबिनेट में बड़ा फैसला, रिहायशी प्लाट का कॉमर्शियल इस्तेमाल कर सकेंगे तो वहीं बाढ़ पीड़ितों को 6,000 करोड़ का मुआवजा किया जारी। हरियाणा में एचसीएस का फाइनल रिजल्ट जारी। विवादों के बीच एचसीएस की भर्ती हुई पूरी। सभी 61 अभ्यर्थियों का चयन, तो 39 पद रह गए हैं अभी भी खाली। भूपेंद्र हुड्डा के बयान को शैलजा ने खारिज किया। बोली, हरियाणा में 4 डिप्टी सीएम बनाने का कोई फॉर्मूला नहीं है, हाईकमान तय करेगा। जींद से गुजरने वाली छिंदवाड़ा एक्सप्रेस रद्द हुई। 2 सप्ताह तक यात्रियों को होगी परेशानी। नॉन इंटरलॉकिंग काम के चलते लिया फैसला। नीट यूजी के सिलेबस में हुआ बदलाव। फिजिक्स में 2 तो केमिस्ट्री में 3 टॉपिक्स बढ़े। बिहार में ट्रेन हादसा, 4 मौत, 100 घायल हुए। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में थी नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। गार्ड बोला एकदम से ब्रेक लगा, इसलिए डीरेल हुई। भारत चीन के बीच 20वें दौर की बातचीत हुई पूरी। 2 दिन तक चली कोर कमांडर लेवल की मीटिंग। दोनों देश एलएसी पर शांति बनाए रखने का सहमत। इजराइल से भारतीयों को निकालने की तैयारी। ऑपरेशन अजय के तहत आज जाएगी फ्लाइट। इजराइल हमास जंग में अब तक 2300 लोगों की हुई मौत। पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड की पाकिस्तान में हत्या। जैस आतंकी शाहिद लतीफ को सियालकोट में गोली मारी गई। एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। भारत ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से हराया। इस वर्ल्ड कप में दूसरी बड़ी जीत। रोहित की सेंचुरी तो बुमराह ने झटके 4 विकेट। राजस्थान में चुनाव की तारीख बदल दी गई है। अब 25 नवंबर को होगा मतदान। पहले 23 नवंबर को एकादशी के अवसर पर होना था। अब देवउठनी 11 के कारण माना जा रहा था कि इससे वोटिंग प्रतिशत घट सकता है, इसलिए लिया गया फैसला। और अब खबरें विस्तार से। मौजूदा समय में हरियाणा के मौसम में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। इन दिनों सुबह और रात के समय हल्की ठंड महसूस हो रही है। कभी कभी हल्की बूंदाबांदी भी मौसम में बदलाव ला रही है। अब आने वाले दिनों में मौसम साफ रहने का अनुमान जताया गया है। फिलहाल राज्य में 10 दिनों में न्यूनतम तापमान में 7 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि इसके बावजूद इन दिनों अधिकांश जिलों में सुबह के समय हल्के कोहरे के साथ हल्की ठंड भी महसूस की जा रही है, जबकि दिन का तापमान बढ़ने से हल्की गर्मी बनी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में रात के तापमान में और भी गिरावट आने वाली है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक हरियाणा में आज मौसम साफ रहेगा। बारिश की कोई संभावना नहीं है। वहीं 13 अक्टूबर को मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। इस दिन एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है, जिससे मौसम में फिर से बदलाव देखने को मिल सकता है। प्रदेश के कई इलाकों में सक्रिय विक्षोभ के कारण बूंदाबांदी के आसार हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के ट्रांसफर दस्तावेजों के पंजीकरण से हरियाणा में सब डिवीजन को एक उप जिले के रूप में गठित किया गया। हरियाणा में नियोजित योजनाओं में आवासीय भूखंडों को वाणिज्यिक रूप में बदलने की अनुमति देने और नियमित करने के लिए भी नई पॉलिसी की घोषणा कर दी गई है। इस नीति से कम 50 वर्षों से अस्तित्व में आने वाली नियोजित योजनाओं के भीतर आवासीय भवनों को व्यावसायिक को प्रयोग में बदलने की अनुमति मिल सकेगी। इस दौरान सीएम ने एक क्लिक से हरियाणा के बाढ़ पीड़ितों को 6 करोड़ रुपए भेजे। इसके अलावा हरियाणा मंत्रिमंडल ने रोडवेज यात्रियों की सुविधा के लिए 5 रुपए तक राउंड ऑफ बस किराया करने को भी मंजूरी दे दी है। इस फैसले से आम जनता के साथ साथ कंडक्टरों को सिक्कों और चेंज जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं हरियाणा मंत्रिमंडल ने हरियाणा डिजिटल मीडिया विज्ञापन नीति 2023 को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मीडिया कर्मियों की मासिक पेंशन 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दी है। वहीं कपास की सुंडी के प्रयोग के चलते 30 नवंबर तक क्षतिपूर्ति पोर्टल खुला रहेगा। हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज के डिपार्टमेंट में हरियाणा मुख्यमंत्री कार्यालय यानी सीएमओ के दखल की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। सूत्रों की माने तो इसको लेकर अनिल विज बहुत नाराज हैं। नाराजगी की वजह से उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट की सभी फाइलों को रोक दिया है। साथ ही विभाग से जुड़ा कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। नाराज अनिल विज यहाँ तक कहना शुरू कर दिया है कि मेरे पास से स्वास्थ्य महकमा चला गया है। हालांकि औपचारिक तौर पर उन्होंने इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की नाराजगी की वजह हरियाणा सीएमओ के द्वारा रखी गई रिव्यू मीटिंग है। सीएमओ की ओर से 5 अक्टूबर को हेल्थ डिपार्टमेंट की रिव्यू मीटिंग पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में रखी गई थी। इस मीटिंग में विभाग की एसीएस सहित सभी विभागाध्यक्ष मौजूद थे। रिव्यू मीटिंग करने के पीछे पेंडिंग कार्यों को पूरा करना बताया गया है, लेकिन अनिल विज इस रिव्यू मीटिंग को अपने महकमे में हस्तक्षेप होना बता रहे हैं। एक चर्चा यह भी है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर विज के डिपार्टमेंट की समीक्षा शुरू की गई है। यह भी बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी इस पूरे मामले की जानकारी है। उनकी मंजूरी के साथ ही सीएमओ के द्वारा हरियाणा के हेल्थ डिपार्टमेंट की समीक्षा शुरू की गई है।
हरियाणा में सरकार बनने पर कांग्रेस में 4 डिप्टी सीएम बनाए जाने के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान को कुमारी सैलजा ने खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में ऐसा कोई भी फार्मूला नहीं है। यह फार्मूला कब बना, किसने इसकी घोषणा की? उन्होंने बताया कि 2019 में मैं खुद प्रदेश अध्यक्ष थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ऐसा कुछ भी तय नहीं किया है। सीएम हो या फिर डिप्टी सीएम हाईकमान तय करता है। इस फैसले के लिए हाईकमान ने किसी को भी अधिकृत नहीं किया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान को उन्हीं की पार्टी के अध्यक्ष उदय भान ने भी खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के बाद हाईकमान ही तय करता है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अगर आवश्यक हुआ तो ही उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन वह भी ऊपर से ही तय होता है। हरियाणा में अब थाने में दर्ज की जाने वाली एफआईआर में पुलिस जाति व धर्म का जिक्र नहीं कर पाएगी। अगर कहीं भी जाति धर्म का उल्लेख करना जरूरी हुआ तो उसका कारण भी दिया जाएगा। हरियाणा पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में इसको लेकर हल्फनामा दायर किया है। हाईकोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान हल्फनामे में जाति धर्म का जिक्र रोकने को लेकर अपनी मुश्किलें गिनाई थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने डीजीपी के हल्फनामे को खारिज करके इसे नए सिरे से दाखिल करने का आदेश दिया था। डीजीपी ने हल्फनामे में लिखा है कि जातीय दंगे और धर्म से जुड़े मामलों में एफआईआर दर्ज करते हुए धर्म और जाति का उल्लेख करना जरूरी हो जाता है। वहीं नेशनल क्राइम ब्यूरो के सॉफ्टवेयर में सूचना को अपलोड करते हुए जाति और धर्म का कॉलम बड़ी बाधा है। अगर जाति धर्म की जानकारी न दिया जाए तो सॉफ्टवेयर काम नहीं करता है। इन मामलों को छोड़कर बाकी सभी मामलों में सुनिश्चित किया जाएगा कि पुलिस की एफआईआर में जाति धर्म का जिक्र न किया जाए। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की तरफ से मंगलवार को नॉर्मलाइजेशन फार्मूला को लेकर सार्वजनिक नोटिस जारी कर दिया है। इसमें बताया गया है कि ग्रुप डी पदों के लिए 21 और 22 अक्टूबर को होने वाली CET परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। बता दें कि ग्रुप डी CET परीक्षा को सुबह और शाम की शिफ्टों में लिया जाएगा। यह OMR आधारित टेस्ट होने वाला है। ग्रुप डी की इस परीक्षा में भी नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लगाया जाएगा। आयोग ने ग्रुप डी के CET का नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला सार्वजनिक कर दिया है। इस परीक्षा के लिए अंकों का नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया वही रहेगी जो NTA ने अडॉप्ट किया है। आयोग की तरफ से इस फार्मूले की पूरी जानकारी पब्लिकली कर दी गई है। रोहतक में बाबा मस्तनाथ मठ में धार्मिक कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अलवर से भाजपा सांसद और मठ प्रमुख महंत बालकनाथ को विधायक बनाने की बात कही है। अमित शाह ने कहा कि वह यानी महंत बालकनाथ अभी तक सांसद थे, अब विधायक बनने जा रहे हैं। पंडाल में मौजूद संतों ने बालकनाथ को राजस्थान का CM बनाने की मांग उठाई। अमित शाह ने मंच से सनातनियों को भी साधने का प्रयास किया। इधर PM नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनाई। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री के आने से पहले आशा वर्करों की पुलिस के साथ झड़प हो गई। वहीं दूसरी तरफ जय हिंद सेना अध्यक्ष नवीन जयहिंद को पुलिस ने रोहतक बाईपास पर रोक लिया। वे बाबा मस्तनाथ मठ की तरफ जा रहे थे। जयहिंद ने एक दिन पहले ही अमित शाह के कार्यक्रम में जाने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अमित शाह मंच से लोगों को यह बताए कि SYL का पानी हरियाणा को कब तक मिलेगा। कार्यक्रम में बॉलीवुड सिंगर कैलाश खेर ने भी अपनी प्रस्तुति दी। आज यानी 12 अक्टूबर को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष मोहन भागवत, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के योग गुरु स्वामी रामदेव, जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी सहित परम श्रद्धेय योगेश्वर एवं संतों की विशेष उपस्थिति रहेगी। हरियाणा के यमुनानगर जिला लघु सचिवालय में एंट्री को लेकर पुलिस और आशा वर्कर्स के बीच धक्का मुक्की हो गई। हालांकि आशा वर्कर्स बैरिकेड हटाकर लघु सचिवालय के अंदर पहुंच गई और DDPO को अपना मांग पत्र सौंपा। इससे पहले आशा वर्कर्स ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पुतला फूंककर नारेबाजी की। आशा वर्कर्स 65 दिनों से लघु सचिवालय के बाहर मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। आशा वर्कर्स के हड़ताल को 20 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। आशा वर्कर्स 18 अक्टूबर को अपने अपने जिलों में मंत्रियों के निवास स्थान पर महापड़ाव करेंगी। मोनू मानेसर को पटौदी कोर्ट द्वारा मिला 4 दिन का रिमांड मंगलवार को पूरा हो गया। गुरुग्राम पुलिस की फरूखनगर क्राइम ब्रांच ने मोनू मानेसर की रिमांड पूरी होने के बाद पटौदी कोर्ट में पेश किया, जिसमें गुरुग्राम पुलिस ने रिमांड के दौरान बरामद हुए तमाम तथ्य कोर्ट के सामने रखे। दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने मोनू मानेसर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भौंडसी जेल भेज दिया है। वहीं कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि अगली पेशी आगामी 25 अक्टूबर को होगी, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मार्फत मोनू मानेसर को पेश किया जाएगा। कोर्ट ने पुलिस को मोनू से पूछताछ के लिए 4 दिन का रिमांड दिया था। इस दौरान पुलिस ने मोनू मानेसर की निशानदेही पर एक राइफल, 4 जिंदा कारतूस, 2 खाली खोल और एक बुलेट प्रूफ गाड़ी यानी स्कॉर्पियो बरामद की है। मोनू मानेसर पर पटौदी में 307 का मामला दर्ज है। मोनू मानेसर के एडवोकेट एलन पारासर ने नो हिंसा मामले में मोनू की जमानत की अर्जी लगाई है, जिसकी सुनवाई की तारीख 16 अक्टूबर है।
हरियाणा सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के लिए आवेदन करने की तिथि अब बढ़ा दी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि अब 31 जनवरी 2024 तक है। अगर उसके बावजूद आवेदन करने में देरी की जाती है तो फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे में अब समय रहते ही आवेदन करना जरूरी है। बता दें कि यह जानकारी हरियाणा सरकार ने ट्वीट करके दी है। आपको यहाँ पर बता दें कि 10वीं 12वीं और स्नातक कक्षा में मेरिट प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के तहत छात्रवृत्ति दी जाएगी। यह छात्रवृत्ति ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अनुसार अंकों की प्रतिशत के आधार पर दी जाती है। आपको यहाँ पर बता दें कि 10वीं कक्षा में 70% अंक लाने वाले शहरी विद्यार्थियों को तथा 60% अंक लाने वाले ग्रामीण विद्यार्थियों को 8,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाती है। सरकार का मकसद यह है कि गरीब बच्चे स्कॉलरशिप के माध्यम से अपनी पढ़ाई आगे भी जारी रख सकें। केंद्र सरकार की तरफ से समय समय पर लोगों के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं। मोदी सरकार की तरफ से किसानों के लिए भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। अब जल्द ही मोदी सरकार की तरफ से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को बड़ा तोहफा दिया जा सकता है। अब खबरें सामने आ रही हैं कि मोदी सरकार छोटे किसानों को जल्द ही बड़ा गिफ्ट देने जा रही है। साल 2024 में होने वाले चुनाव को देखते हुए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की रकम को 6,000 रुपए से बढ़ाकर अब 8,000 रुपए किया जा सकता है। हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से इस मामले की कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। हरियाणा के जींद से होकर गुजरने वाली छिंदवाड़ा एक्सप्रेस अगले 2 सप्ताह तक रद्द रहेगी। ट्रेन के रद्द होने का कारण भोपाल इटारसी सेक्शन में नॉन इंटरलॉकिंग काम होना बताया जा रहा है। इस ट्रेन के कैंसिल रहने से यात्रियों की परेशानी बढ़ने वाली है। जींद से बड़ी संख्या में यात्री इसी ट्रेन से दिल्ली की तरफ जाते हैं। बता दें कि ट्रेन नंबर 14,624 14 से 27 अक्टूबर और ट्रेन नंबर 14,623 15 से 28 अक्टूबर तक रद्द रहेगी। जबकि त्योहारी सीजन में काफी लोग अपने घर जाने के लिए इस ट्रेन का सहारा लेते हैं। जींद जंक्शन के स्टेशन अधीक्षक जयप्रकाश ने बताया कि छिंदवाड़ा एक्सप्रेस अगले 2 सप्ताह तक रद्द रहेगी। दोबारा से जैसे ट्रेन को बहाल करने का नोटिफिकेशन रेलवे की तरफ से आएगा, आपको अवगत करवा दिया जाएगा। बिहार में दिल्ली से गुवाहाटी जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस यानी 12,506 बुधवार की रात हादसे का शिकार हो गई। ट्रेन की सभी 21 बोगियां पटरी से उतर गई। 2 जनरल बोगियां पलट गई। इस हादसे में 4 यात्रियों की मौत हुई है, जिनमें 2 पुरुष, 1 महिला और एक बच्चा शामिल है। यह हादसा बक्सर आरा के बीच रघुनाथपुर स्टेशन के पास रात में 9:35 पर हुआ। ट्रेन में सवार 100 से ज्यादा यात्री घायल बताए गए हैं। इनमें 5 से 20 लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें एम्स पटना भेजा गया है। मृतकों की संख्या बढ़ने की संभावना है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक बता दें कि पटरी में क्रैक होने की वजह से यह हादसा हुआ है। हालांकि इसके आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। दुर्घटना के वक्त ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। ट्रेन के गार्ड ने बताया कि एकदम से ब्रेक लगा और ट्रेन डीरेल हो गई। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के साथ पटना, आरा और बक्सर से रेलवे की बचाव टीम ने यात्रियों का रेस्क्यू किया है। दिल्ली हावड़ा रेल रूट पर हुए हादसे के बाद काशी पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस 15,125 और पटना काशी जनशताब्दी एक्सप्रेस 15,126 को कैंसिल कर दिया गया है। वहीं 21 ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया है। इनमें पुणे दानापुर एक्सप्रेस, पाटलिपुत्र एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस, विक्रमशिला एक्सप्रेस, कामाख्या एक्सप्रेस, गुवाहाटी एक्सप्रेस, राजेंद्र नगर टर्मिनल तेजस राजधानी एक्सप्रेस, भागलपुर गरीब रथ एक्सप्रेस, एएनवीटी राजधानी एक्सप्रेस शामिल है। नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी ने नेट यूजी 2024 के सिलेबस में बदलाव किया है। इसकी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट nmc.org.in पर जारी कर दी गई है। 5 मई 2024 को नीट परीक्षा में शामिल होने जा रहे स्टूडेंट्स रिवाइज्ड सिलेबस पर आधारित एग्जाम देंगे। नीट यूजी परीक्षा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए आयोजित की जाती है। एनएमसी ने तीनों सब्जेक्ट्स के सिलेबस में कुछ टॉपिक्स बदले हैं। एग्जाम पैटर्न के मुताबिक बात करें तो क्वेश्चन पेपर में 2 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए में 35 और सेक्शन बी में 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। स्टूडेंट्स इनमें से कोई भी 10% चुन सकते हैं। नीट यूजी एग्जाम देने के लिए कैंडिडेट्स की कम से कम उम्र की बात करें तो 17 साल होनी चाहिए। कैंडिडेट का साइंस यानी पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो स्ट्रीम में 12वीं पास होना अनिवार्य है। नीट एग्जाम देश का सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्जाम होता है। इसमें हर साल तकरीबन 15 लाख स्टूडेंट्स भाग लेते हैं। बीते साल बात करें तो 7 मई 2023 को इसका एग्जाम हुआ था। भारतीय शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 393 अंक की तेजी के साथ 66,473 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 121 अंक की तेजी दिखाई दी और यह 19,811 के स्तर पर पहुंच गया। रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 7 पैसे चढ़कर 83 रुपए 18 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। सोने की कीमतों में हल्की सी नरमी है। भारतीय सराफा बाजार में सोना और चांदी महंगा हुआ है। लेटेस्ट रेट की बात करें तो 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 57,542 रुपए है, जबकि 22 कैरेट प्योरिटी वाला 10 ग्राम सोना 52,709 रुपए का हो गया है। इसके अलावा 999 प्योरिटी वाली 1 किलो चांदी की कीमत 68,875 रुपए की हो गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।